नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। हमने इस एपिसोड में भी आप लोगों के कई सवाल लिए हुए हैं। यदि आपके मन में भी कोई दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, उसके दौरान या बाद में भी, तो आप हमें अपनी समस्या लिंक में दिए हुए, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक है, उसे प्रेस करिए, अपनी समस्या थोड़े में हम तक पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। पहले सवाल को देखा जाए तो प्रतीक जी ने लिखा है, क्या पुणे में प्रॉपर्टी के रेट्स अब और बढ़ेंगे या गिरने की संभावना है? और कहीं न कहीं हर एक प्रॉपर्टी बायर के मन में आज के समय पे ये सवाल सबसे ज़्यादा चल रहा है। देखिए, इसे समझने की ज़रूरत है। कोविड के बाद अगर आप देखें तो लगातार प्राइस कहीं न कहीं तेज़ी से आगे बढ़ा है और इसके पीछे कई कारण हैं, जिसको मैंने तमाम वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है, तो उसे देख लीजिए आई बटन को प्रेस करके, जो कि मैंने लगभग 5-6 महीने पहले बताया था और तभी मैंने ये चीज़ की जो एक आशंका बताई थी कि मार्केट के जो रेट हैं, वो स्टेबल हो सकते हैं और कहीं न कहीं आपके पास नेगोशिएशन करने का एक स्कोप रहेगा। तो इसके आगे अगर हम बढ़ें तो अब वो सारे डेटा भी आने लगे हैं कि जिस पेस में इन्वेंट्री का सेल हो रहा था, अब उस पेस में नहीं हो रहा है। क्या होता है जब आपका सेल मार्केट में ज़्यादा होता है, यानी कि डिमांड है मार्केट में, उसी हिसाब से नए-नए लॉन्चेज़ भी आते हैं और कहीं न कहीं इससे क्या होता है कि डेवलपर प्राइस बढ़ाते ही जाते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइसेज़ बढ़ेंगे। अगर डिमांड कम होंगे और लॉन्चेज़ ज़्यादा हैं और उसी पेस में इन्वेंटरीज़ भी मार्केट में ज़्यादा हैं, तो कहीं न कहीं प्राइस ड्रॉप होने की संभावना रहती है। लेकिन आज के सिनेरियो में देखेंगे आप तो प्राइस ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि आप पुणे जैसे शहर में अगर आप देखें, तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है, वो उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इसके बीच में। एक ये कारण है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोटिंग प्राइस में कोई भी डिफ़रेंस नहीं दिखेगा। लेकिन मान लीजिए अगर 3 महीने पहले कोई किसी प्राइस पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही थी और आज भी 3 महीने बाद आपको उसी प्राइस पे मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि प्राइस कम ही हो गया ना। क्योंकि पहले के सिनेरियो में क्या होता था, आप महीने, 2 महीने, 3 महीने में रेट आपको काफ़ी बदले हुए से दिखते थे। आज भी आप लोगों के नहीं, रेट में तो बदलाव दिखता है। वो हो सकता है कि जहाँ पर टोकन सिस्टम से बुकिंग ली जा रही है, बल्क में कुछ बुकिंग ली गई, अब उसे एवरेज आउट करने के लिए प्राइस बढ़ा दिया गया या फिर ये कह सकते हैं कि जब उसे टोकन सिस्टम के हिसाब से बेचा गया तो शायद प्राइस को थोड़ा-सा जो है अफोर्डेबल रखा गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं इस तरफ जा रहा है जहाँ पे मार्केट में इन्वेंट्री उस तेज़ी से सेल नहीं होंगे, तो इसे सीधा एक साइन ये आ रही है, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तो ही आप निवेश करिए। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ गेन के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आपको रियल एस्टेट में भी निवेश नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आप अपने लिए घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी भी कैसा भी मार्केट हो, आपको अपना घर खरीदना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों को समझ के कि आपकी नीड क्या है, कितनी स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है। आज आपके कितनी स्पेस की ज़रूरत है, इसे सिर्फ़ ना सोचिए। आप ये सोचिए कि आने वाले समय पे आपको कितनी स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल आगे का सोचेंगे, तो आज आप परचेज़ करने के बाद दोबारा उसे अपग्रेड करने के बारे में या फिर जो आपने परचेज़ किया उसे सेल करके फिर दोबारा परचेज़ करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इस बात का ख़्याल रखिए कि आपकी नीड क्या है, पहले उसे समझें। फिर मार्केट को समझिए, माइक्रो मार्केट को समझिए, डेवलपर को समझिए, उसके बाद जिस प्रोजेक्ट को आपने शॉर्टलिस्ट किया है उसमें किस तरफ लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, किस हाइट पे लेना है, ये सारी चीज़ों का विचार करके तब आप खरीदें, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना जाएँ। ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको नेगोशिएशन जो है करने का स्कोप जो है बढ़ जाए, आप ज़्यादा नेगोशिएट कर पाएँगे। ये भी एक स्कोप है कि आप हो सकता है कि जो कोट किया जा रहा है आपको, उसमें जो है गुंजाइश आपको मिल जाए। इसके लिए आपको किस तरीके से नेगोशिएट करना है, इस पे ध्यान दीजिए और हो सके तो 1-2 बार डेवलपर के पास जाके खुला संवाद करके नेगोशिएशन करें, हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिल जाए। तो यानी जैसे मैंने एक लाइन में कहा, अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपको रुकना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप परचेज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ें, सतीश चौहान जी हैं, वाटर क्लॉज़ रिलेटेड इश्यू है इनका और इन्होंने व्हाट्सएप पे हमारे जो है भेजा हुआ है कि किस तरीके से किस डेवलपर ने क्लॉज़ क्या डाला हुआ है वाटर के प्रोविज़न को लेके। देखिए, इसमें कहीं न कहीं जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में रहता है। हर एक एग्रीमेंट में ये क्लॉज़ डाला जाता है कि आखिर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे कराई जाएगी। अब जितने भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए लोकेशंस में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, विडंबना ये है कि यहाँ पर 90 कहें या 95% प्रोजेक्ट्स पे वाटर सप्लाई नहीं है कॉर्पोरेशन की तरफ से। बस वो प्रोविज़न है।
पाइपलाइन आ चुका है, कनेक्ट नहीं हुआ है, पाइपलाइन आएगा फिर कनेक्ट होगा, पाइपलाइन अभी प्रपोज्ड है, कल को आएगा पाइपलाइन फिर आपको कनेक्शन मिलेगा। इन्हीं सारे सिचुएशंस पे सारे लोकेशन में बात अटकी हुई है। अब समस्या ये है कि जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी है भी, वहाँ पे भी उतना ज़्यादा वाटर नहीं मिल पा रहा है सोसाइटीज़ को जितना उनका कंज़म्पशन है। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर डेवलपर से ये चीज़ क्लॉज़ में डलवाया जा रहा है कि आखिर वाटर अवेलेबिलिटी क्या होगी फ्यूचर में, तो डेवलपर क्या उसमें क्लॉज़ डालते हैं कि अगर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से वाटर कनेक्शन मिल जाता है, तो वहाँ से पानी मिलेगा। अगर उसमें कुछ डिले होता है या कम सप्लाई रहता है, तो हम आपको वाटर टैंकर से वाटर प्रोवाइड कराएँगे, अदर सोर्स से वाटर प्रोवाइड कराएँगे। लेकिन उसका कॉस्ट जो है, वो अलॉटीज़ को देना है, बायर्स को देना है, टेनेमेंट्स को देना है, यानी आपको ही देना है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए लगता है कि फिर इस क्लॉज़ का मतलब क्या रह गया? क्योंकि गवर्नमेंट एक तरफ ज़िम्मेदारी ले नहीं रही है कि हम वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ डेवलपर कह रहा है कि हम आपको वाटर टैंकर से प्रोवाइड कराएँगे लेकिन कॉस्ट आप देंगे। और अगर आपने शुरू में 1 साल 2 साल का जो एडवांस मेंटेनेंस दिया जाता है उसमें प्रो रेटा बेसिस पे उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये चीज़ें भी रहती। यानी आपके पॉकेट से ही पैसा लेना है तो फिर इस क्लॉज़ का मतलब ही क्या है? अगर डेवलपर एक टाइमलाइन सेट करे कि 1 साल तक, 2 साल तक पोज़ीशन मिलने के वाटर डेवलपर प्रोवाइड करेगा, वो डेवलपर की ज़िम्मेदारी अगर कॉर्पोरेशन की तरफ से कनेक्शन नहीं आता है। तब तो इस क्लॉज़ का मायने है कि हाँ, उसमें दे दिया गया एक टाइमलाइन जो है कॉर्पोरेशन सेट कर दे कि पोज़ीशन के बाद 2 साल का टाइम लिमिट रहेगा जिसमें डेवलपर वाटर जो है प्रोवाइड करेगा और उस 2 साल के दौरान कॉर्पोरेशन जो है क्योंकि सैंक्शनिंग वहीं से आई है, वाटर डिपार्टमेंट उनके हाथ में है, तो वो पानी मुहैया करा देंगे। वाटर अवेलेबल करा देंगे। ये बात समझ में आती है, हज़म होती है और इस क्लॉज़ का फिर मायने भी निकलता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि वाटर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर कनेक्शन नहीं आया, वाटर टैंकर से दे देंगे, किसी अदर सोर्स से दे देंगे, लेकिन पैसा आपको देना है, तो आप अलग से कौन-सा सोर्स ले आएँगे? क्या उस सोर्स के बारे में उस सोसाइटी को पता नहीं होगा? उस लोकेशन में जितने लोगों ने घर खरीदा उनको उनको जानकारी नहीं होगी? हो सकता है कुछ लोग बाहर से जो माइग्रेट किए हों, उनको ना पता हो, लेकिन पूरी सोसाइटी को नहीं पता होगा। ये बात अजीब-सी लगती है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई ड्रॉट की सिचुएशन कभी बनती है जैसे कि बैंगलोर में था, इसी साल गर्मियों के सीज़न में, तो उस सिचुएशन में तो वो एक्ट ऑफ गॉड हो जाएगा, क्योंकि उस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो उस समय क्या डेवलपर वाटर सोर्स प्रोवाइड कर पाएँगे? तब तो हाथ खड़ा कर देंगे एक्ट ऑफ गॉड के नाम पे। तो ना तो उनके पास जो है कॉर्पोरेशन की तरफ से सप्लाई होगा, ना अदर सोर्स से कोई वाटर उनको मिल पाएगा, तो फिर झेलना तो फिर बायर को ही है। और जो वाटर सोर्स की बात की जा रही है, वहाँ पे तो पैसा दे के ही लेना है, टैंकर से ही लेना है, अदर सोर्स। तो ये क्लॉज़ का मायने जो है समझ में नहीं आता है, कॉर्पोरेशन को इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर अगर आप ये क्लॉज़ डलवा रहे हैं, तो आप एक टाइम लिमिट इसके लिए निर्धारित करिए, जिसके अंतर्गत आप जो है वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दो सोसाइटी को और अगर वो कनेक्शन 1 साल, 2 साल डिले हो रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप डेवलपर के ऊपर डाल दीजिए कि डेवलपर कहीं से भी पानी लाए, उसका पैसा भी वो डेवलपर ही पे करे। तब तो इस क्लॉज़ का फ़ायदा है, नहीं तो इस क्लॉज़ का कोई मतलब नहीं है। जब जेब से ही अलॉटीज़ को ही पैसे देने हैं, आप लोगों को ही पैसे देने हैं, तो आप वाटर सोर्स क्या है साहब, चारों तरफ टैंकर घूमते हैं, आप किसी का भी टैंकर का नाम लेके, नंबर लेके, रुका के आप उससे वाटर ले सकते हैं। एक के पास नहीं होगा, इसको दूसरे से मिल जाएगा, तीसरे से मिल जाएगा। यही हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो आपका कंसर्न है, ये बहुत वाजिब है और इसीलिए मैं इस कंसर्न को रेज़ कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी आवाज़ इस पे ज़रूर उठाइए और बताइए कि आखिर ये जो क्लॉज़ डाले जा रहे हैं, क्या सच में इसका कोई मायने है? आपका क्या मानना है, उसे कमेंट में लिख के बताएँ और हो सके तो इस वीडियो को लेके आप ट्वीट भी करें, एक्स पे डालें और अदर सोशल मीडियाज़ पे आप शेयर करें, जिससे कि अथॉरिटीज़ के पास तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस मुद्दे पर विचार कर सकें या फिर आप अपनी भाषा में भी इस बात को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि इस क्लॉज़ में बदलाव की ज़रूरत है। और अगर आपके आपके पास कोई सुझाव है, कुछ ऐसा पॉइंट है, जो कि लगता है कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो उसे कमेंट में लिख के बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उन तक भी वो सॉल्यूशन पहुँच पाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये हैं रविंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है, गुंठेवारी का क्या मतलब होता है? देखिए, जो लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, पुणे में रहते हैं और या फिर कभी प्लॉट खरीदने के बारे में सोचे, उन सबको गुंठेवारी के बारे में पता होगा। थोड़ा-सा इसे एलॉबरेट कर दिया जाता है। गुंठेवारी यानी कि प्लॉट का ऐसा एक तरीके से टुकड़ा जो कि अनऑथराइज्ड है। उसकी सैंक्शनिंग किसी भी बॉडी से नहीं ली गई है। अगर उसकी सैंक्शनिंग नहीं ली गई है, वो अनऑथराइज्ड है, उसे इसी तरीके से टुकड़े में करके प्लॉट्स को बेचे जा रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को गुंठेवारी कहा जाता है। अमूमन क्या होता है, इस पे आपको लोन नहीं मिलता है। इस पे सैंक्शनिंग नहीं होती, तो किसी भी तरीके से लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब मान लीजिए कहीं पे फायर की सिचुएशन हो गई, कहीं पे कोई भी ऐसा इमरजेंसी की सिचुएशन है,
तो वहाँ पे ना तो आप फायर ब्रिगेड जो है डिप्लॉय कर पाएँगे, ना तो किसी भी तरीके से द्रुत गति से आप किसी भी चीज़ में एक्शन ले पाएँगे, क्योंकि जो रास्ते हैं वो काफ़ी नैरो होते हैं और उन रास्तों में भी लोग जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे उस रास्ते को कवर करके कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ये एक कारण है कि गुंठेवारी की तरफ लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव साइन गुंठेवारी के लिए ये आई जब गवर्नमेंट ने गुंठेवारी रेगुलराइजेशन स्कीम को लॉन्च किया। इसे लॉन्च किए हुए 2-3 साल हो चुके हैं। काफ़ी लोग जो है इसके अंतर्गत कुछ फ़ी वगैरह पे करके अपने गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज़ भी करा चुके हैं। तो अगर वो किस ऐसे लोकेशन में है जहाँ पे रेगुलराइज़ हो चुका है, वहाँ पे आप खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ रेगुलराइज़ नहीं हुआ है, अगर आपने वहाँ खरीद लिया है और आपको लगता है मेरे पास बजट ही नहीं है कि मैं कहीं ऑर्गनाइज़्ड जगह पे खरीद पाऊँ, यानी कि फ्लैट सिस्टम वगैरह में ले पाएँ, क्योंकि आपके पास लोन नहीं होगा, थोड़ा बहुत पैसा आप सोचते हैं कि प्लॉट खरीद के उसे बनाना हमारे लिए सस्ता भी है और ज़्यादा स्पेस मिल पाएगा, तो एट लीस्ट आप चारों तरफ मार्जिन ज़रूर छोड़िए। वहाँ की जो एफएसआई है उसके हिसाब से ही आप बनाइए, जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो और गुंठेवारी रेगुलराइजेशन स्कीम के अंतर्गत आप फ़ी पे करके उसे रेगुलराइज़ भी करा लें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। वैसे गुंठेवारी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन एडवाइजेबल नहीं रहता है, लेकिन ये सच है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो चारों तरफ आप देखेंगे हो रहा है और इसके पीछे कारण ही यही है कि लोगों को स्पेस की ज़रूरत ज़्यादा है और वो स्पेस अगर वो किसी डेवलपर से खरीदने जाते हैं तो उन्हें काफ़ी पैसा देना पड़ता है और इतना पैसा हर किसी के पास नहीं होता। यही कारण है कि लोग गुंठेवारी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्लॉट खरीदो, उस पे मार्जिन लेके जितना एफएसआई है उसके हिसाब से आप आर्किटेक्ट से प्लान बनवाइए और उसी प्लान के अंतर्गत ही उसी के तहत जो है आप अपना कंस्ट्रक्शन कराएँ। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपको लाइट वेंटिलेशन भी मिल पाएगा और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से, रेगुलराइजेशन के हिसाब से भी ये पॉइंट, ये सारे फैक्टर्स अच्छे रहेंगे। आगे चलते हैं, हाशमी जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर मेरे 1200 स्क्वायर फीट के कॉर्नर प्लॉट पर डीपी रोड की वजह से मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। प्लॉट का लगभग 300 स्क्वायर फीट हिस्सा डीपी रोड में कट रहा है। पिछले 15 सालों में ना तो डीपी रोड रद्द हुई है, ना ही बनी है। वहीं इसी रोड पर कई मकान बन चुके हैं। इस क्षेत्र में पहले से ही पर्याप्त सड़कें हैं, तो क्या डीपी रोड कैंसल हो सकता है? अगर हाँ, तो इसका जीआर कैसे निकालें? देखिए हाशमी जी, पहली बात, कोई भी जो डीपी रोड है, जो डेवलपमेंट प्लान आपके पास होते हैं लगातार साल दर साल कि किस लोकेशन में कितना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, आने वाले समय पे कित क्या हो सकता है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना ट्रैफ़िक जो है बढ़ेगा, उसके हिसाब से वहाँ पर मैप में रास्ते ढाले जाते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि मैक्सिमम लोकेशन में इसका लैंड एक्विजिशन नहीं किया जाता है, जिसके चलते वहाँ पे रोड एक्ज़िस्ट नहीं करता है। अब वो राम भरोसे ही हो जाता है, राम भरोसे यानी कि जब तक वहाँ पर कोई प्राइवेट बॉडी डेवलपमेंट करने ना आए, अगर उस प्लॉट पे कोई डेवलपर डेवलपमेंट करने आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसे सैंक्शनिंग ही नहीं मिलेगी, जब तक कि वो डीपी में मौजूद रास्ते का एरिया छोड़ के उसका एफएसआई कंज़्यूम ना करे। यानी उसे छोड़ना है तो वहाँ पे रोड बन जाएगा। अगर उस पूरे लोकेशन में ऐसे ही ऑर्गनाइज़्ड डेवलपमेंट हो जाए, तो वो रास्ता निकल जाता है बिना गवर्नमेंट के लैंड एक्विजिशन किए, ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि कॉर्पोरेशन को अगर इतना फंड मिलता है कि वो मैप में पड़े डीपी प्लान के जितने भी रास्ते हैं, उसका लैंड एक्वायर करके फिर वहाँ पे रास्ते बना दें, तो ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन जो आपकी सिचुएशन आप कह रहे हैं उस रास्ते के पूरे हिस्से में लगातार कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं और आपके प्लॉट से भी कुछ हिस्सा उसमें जा रहा है। तो इसके लिए आप एक बार क्या करें, टाउन प्लानिंग में जाके या फिर आप कॉर्पोरेशंस में सीधा जाइए और वहाँ से ये जीआर निकालिए कि क्या यहाँ पे ये डीपी रोड कैंसल हो चुका है। अमूमन अगर वो कैंसल होता है तो डीपी मैप पे ही आपको ये चीज़ दिख जाती है। अगर आप कॉर्नर पे जाएँगे वहाँ पे कट करके दिखाया जाता है कि यहाँ पे पहले डीपी रोड था, ये कट होके अब यहाँ पे ये चीज़ कर दी गई है। अगर वैसा नहीं है तो आप जीआर निकाल के चेक कर सकते हैं और इसमें आप रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। जितने भी वहाँ कंस्ट्रक्शन हुए आप ये दिखा सकते हैं कि देखिए इस डीपी रोड पे तमाम कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं और यहाँ पे रास्ते भी मौजूद हैं, तो क्या ये डीपी रोड को कैंसल किया जा सकता है? इसके लिए रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं और ये सारे फ़ोटोग्राफ्स उसमें लगा सकते हैं, जिसके लिए लॉयर का भी हेल्प आप ले सकते हैं, पर इसकी इतनी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, पर आप रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी रहती है कि अगर आपके प्लॉट से दोनों तरफ से रास्ता है, आपने जो ज़िक्र किया है, एक तरफ से डीपी रोड में 300 स्क्वायर फीट जा रहा है और महज़ 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो 900 स्क्वायर फीट बच रहा है। तो आप सोचिए दोनों तरफ से रास्ते हैं, डीपी रोड है, अगर कल को वो बनता है तो आपके पास ज़्यादा स्पेस बचेगा नहीं। इसमें ये एडवाइज़ेबल होगा कि जो बगल का प्लॉट है, आप उनसे बात करिए अगर वो खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमूमन कई बार जब लोग प्लॉट खरीदने जाते हैं, उनके पास फंड नहीं होता है, तो छोटा स्पेस लेते हैं। समय के साथ-साथ उनका फंड बढ़ता है, वो चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। तो अगर उन्हें ज़रूरत है तो आप उन्हें प्लॉट बेच सकते हैं, ऐसी जगह पे आप खरीद लीजिए जहाँ पर ये सारी समस्याएँ ना हों। और अगर जीआर निकालने पे आपको दिख रहा है वहाँ पे डीपी कैंसल हो रहा है, तो आप वहाँ पे
कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोच सकते हैं, उतना मार्जिन छोड़ के प्लस वहाँ की एफएसआई क्या है उसके आधार पर। वैसे डीपी में मौजूद जितने भी रोड हैं, वो कैंसल होते ही नहीं हैं क्योंकि वो बनते नहीं हैं। तो कैंसल होगा इसकी उम्मीद कम है। मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप उसे बगल वाले को दोनों तरफ जो प्लॉट हैं उनसे आप कोशिश कर सकते हैं कि दोनों में से या अगल-बगल में से कोई लेने के लिए तैयार हो जाए तो आप उनके बेच के कहीं अच्छी जगह ले लीजिए जहाँ पर ये सारी समस्याएँ ना हों। या फिर अगर चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप भी एक रिस्क ले लो, कंस्ट्रक्शन कर लो। अगर आपको रहने के लिए और कहीं स्पेस नहीं हो पा रहा है आज के समय में, मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। लेकिन उसको इसी हिसाब से करिए कि फ्यूचर में अगर टूटे तो आपको फ़र्क नहीं पड़े। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही कंस्ट्रक्शन करिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंस मत करिए, ज़्यादा कुछ पैसे जैसे कई बार लोग इंटीरियर में बहुत महँगे जो है चाहे वो टाइल्स की आप बात कर लीजिए, चाहे आप जितने भी आपके स्टोन्स वगैरह यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों को इस तरीके से रखिए कि कल को अगर वहाँ पे डिमोलिशन प्रोसेस चालू भी हो, तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। 5 साल, 7 साल आप रह लें, तो आपको लगे नहीं यार इतना समय हमने रह लिया, तो जितना भी मैंने कॉस्ट लगाया था वो रिकवर हो गया। इस आधार पे आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। बाकी आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा है, तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए या फिर जो हमने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक दिया है, उसके ज़रिए भी आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।